everyone, welcome to the class. My name is Anshu Singh Gautam and today we will start the second chapter of the control system, that is time response analysis. तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल सिस्टम का सेकेंड चैप्टर, दैट इज टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर करवा चुकी हूं. अगर आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है, प्लीज डू वॉच दैट वीडियोस फर्स्ट. उस वीडियो को पहले जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उससे आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे. ये जो मैं कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रही हूँ, मैं उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि आपका क्वेश्चन बन जाए और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर भी हो जाए साथ के साथ. ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ. आई एम रिपीटिंग दिस. ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली आपका कंट्रोल सिस्टम का किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन तो मिस नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ. ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं. कहीं पे भी डाउट है, बिकॉज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तो अगर आपको किसी भी छोटी से छोटी चीज पे भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कि टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लीजिएगा. टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा. इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम इज माय टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है. ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा. एंड प्लीज डू फॉरवर्ड द वीडियोस एज मच एज यू कैन. प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, उसी से ही मैं आपको क्लासेस ज्यादा से ज्यादा दे पाऊंगी. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ कंट्रोल सिस्टम. एंड कंट्रोल सिस्टम का सेकेंड चैप्टर. यहाँ पे देखिए, टाइम इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला टॉपिक लिखा है स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ऑलराइट, बट सबसे पहले जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है आज. टुडेज चैप्टर इज टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस से मतलब क्या है, एंड देन विल कंटिन्यू द टॉपिक्स. ऑलराइट, थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ जानी चाहिए कि हो क्या रहा है, उसके बेस पे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे. ऑलराइट, द चैप्टर नेम इज टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. टाइम तो सबको पता है, एनालिसिस भी सबको पता है, रिस्पॉन्स में भी किसी को ना पता हो. देखिए, रिस्पॉन्स मीन्स आउटपुट. ऑलराइट, जैसे कि कोई सिस्टम है, ये रहा आपके पास कोई सिस्टम. ऑलराइट, तो सिस्टम में हम क्या देते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं और इसको हम आउटपुट प्रोवाइड करते हैं. आउटपुट हमें मिल जाता है. कोई भी सिस्टम है, सिस्टम कैन बी इंटीग्रेटर, वो हो सकता है इंटीग्रेट कर रहा हो सकता है स्क्वायर कर रहा हो सकता है माइनस कर रहा हो. हमेशा मैथमेटिकल नहीं होता, हो सकता है कुछ और कर रहा हो. सिस्टम कुछ भी कर सकता है, सिस्टम कुछ भी चीज हो सकती है. हो सकता है आपने स्विच ऑन किया और फैन चल गया हो, तो वो सिस्टम फैन चलाने का काम कर रहा हो, रेगुलेटर हो आपका सिस्टम. ऑलराइट, तो कुछ भी हो सकते हैं आपके सिस्टम. ये चीज मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की हुई है. तो अब क्या है, यहाँ पे इनपुट को कहते हैं एक्साइटेशन. टेक्निकल टर्म्स में एक्साइटेशन, हमने क्या दिया, एक्साइटेशन दिया, और हमें आउटपुट का ही दूसरा नाम हमारे टेक्निकल वर्ड्स में हम कह देते हैं, हमें रिस्पॉन्स मिल गया. ऑलराइट, तो आप रिस्पॉन्स वर्ड बहुत बार सुनेंगे, तो जब भी मैं रिस्पॉन्स बोलूं तो आप समझ जाइएगा. अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे व्हाट इज टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या है, इट इज द वेरिएशन ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ कैसे कैसे आपका आउटपुट चेंज हो रहा है. टाइम रिस्पॉन्स है ना, यानी कि टाइम के साथ आउटपुट, रिस्पॉन्स मीन्स आउटपुट, तो टाइम के साथ आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है. पहले कैसे था, फिर थोड़ा सा टाइम बाद आउटपुट कैसा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद आउटपुट कैसा हो गया, रिस्पॉन्स कैसा हो गया. यही चीज आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, यही सब चीजें अब आप एनालिसिस करेंगे कैसे. आउटपुट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, हमें समझ गए, ठीक है मैम, ये समझ गए हम, लेकिन ये चीज हम चेक कैसे करेंगे, ये चीज हम एनालाइज कैसे करेंगे, वही हम इस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, किसी भी सिस्टम के आउटपुट को कैसे एनालाइज किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस को पढ़ते टाइम रिस्पॉन्स, ठीक है, दो तरीके के रिस्पॉन्स आपके पास होते हैं, दैट मीन्स आउटपुट दो तरीके के आएंगे. अब मैं आउटपुट नहीं बोलूंगी, रिस्पॉन्स बोलूंगी, आप समझ जाइएगा. ठीक है, टेक्निकल टर्म रिस्पॉन्स. ऑलराइट, तो अब आपके रिस्पॉन्स भी दो टाइप के होते हैं. ये सब मैं इस पेज में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको मैं सिर्फ समझा रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं. इसलिए बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान दूंगी और फिर हम
कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक जो एग्जाम में आएगा जस्ट 5 से 10 मिनट बाद। ठीक है, अब देखिए रिस्पॉन्स हमने पढ़ा, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, हम टाइम के साथ आउटपुट को कैसे चेंज करते हैं, क्या हमारा चेंज हो रहा है, उसी को एनालाइज करेंगे इस चैप्टर में। दूसरा, अब हमारे रिस्पॉन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। फर्स्ट इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, मैं यहां मेंशन कर देती हूं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और दूसरा आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। दूसरा आपके पास हुआ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। दो रिस्पॉन्स हुए, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट, ठीक है, ट्रांजिएंट से मतलब क्या है, रिस्पॉन्स चेंजेस विद टाइम। जब रिस्पॉन्स टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, रिस्पॉन्स चेंजेस विद टाइम। जब आपका रिस्पॉन्स टाइम के साथ चेंज हो जाता है, इसे कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और जब रिस्पॉन्स आपका टाइम के साथ नॉट चेंज, ठीक है, बाकी कॉपी कर लीजिएगा, रिस्पॉन्स जब टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अभी भी क्लियर नहीं हुआ मैम? डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या है, अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने रेगुलेटर, फैन तो देखा है, सबके घर में फैन होता है, ठीक है, तो अब फैन जैसे हम ऑन करते हैं रेगुलेटर में, हमने सोचा कि हमें तो 5 नंबर का पंखा चलाना है, बहुत गर्मी हो रही है, 5 नंबर पंखा चलाएंगे। तो जैसे ही आप 5 करते हैं, क्या इंस्टेंटली 5 स्पीड पे आ जाता है? नो। तो पहले थोड़ा सा टाइम लेता है 5 नंबर स्पीड, बेशक वो बहुत कम टाइम है, ठीक है, लेकिन वो 5 नंबर स्पीड पे तुरंत नहीं आ जाता है, पहले थोड़ा सा बढ़ते फिर 5 होता है सडनली, ठीक है, विद इन सेकेंड्स हो जाता है, विद इन मिनट हो जाता है, बट टाइम तो जरूर लेता है वो थोड़ा सा 5 पे पहुंचने से पहले। रेगुलेटर से जैसे आप 5 ऑन करते हैं, तुरंत 5 पे नहीं पहुंच जाता है फैन, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो वही क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। वो क्या है, देखिए जैसे मैं एक ग्राफ बनाऊं, तो थोड़ी सी देर तो ये चेंज होगा, और उसके बाद आपका एक टाइम आएगा जब 5 पे पंखा चलने लगेगा, फैन विल मूव, ठीक है, स्टार्ट रिवॉल्विंग, स्टार्ट मूविंग, ठीक है, और 5 पे जैसे ही हमने किया और एक टाइम आया जब उसके बाद पंखा 5 पे फिक्स हो जाता है। जब फिक्स हो गया, दिस इज योर स्टेडी स्टेट। देखिए पहले धीरे से हुआ, धीरे से बढ़ा और यहाँ 5 पे पहुंच गया, और ये दिस इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, इसी को कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और जहां से 5 की स्पीड पकड़ के कंटिन्यू 5 की स्पीड पे चल रहा है, दिस इज योर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, हर सिस्टम में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा, हमने नॉर्मली फैन से समझा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अब ट्रांजिएंट एनालिसिस, अब हम समझ गए रिस्पॉन्स दो टाइप के हैं। अब I'm removing all this now. अब देखिए, अब हम ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे। ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे। अभी आपको टर्म समझ आ जाने चाहिए कि जब मैं ये टर्म्स लूंगी तो आपको क्या क्या इन टर्म्स के मतलब है, क्योंकि मैं ये टर्म्स बार बार रिपीट करूंगी। सिस्टम है, आउटपुट है, इनपुट है, एक्साइटेशन है, रिस्पॉन्स है, सब आप सिस्टम है, सब आपको टर्म समझ आ जाने चाहिए, इसीलिए मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट ले रही हूँ। ये आपका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग से इसका लेना देना है। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिएंट एनालिसिस कैसे करते हैं। हम कुछ टेस्ट सिग्नल देते हैं, हमने कुछ ये टेस्ट सिग्नल हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टेस्ट सिग्नल कौन कौन से, जो भी सिग्नल्स हमने पढ़े हुए हैं, जैसे कि आपने सिग्नल सिस्टम अगर आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट सिग्नल, जैसे कि आप इंपल्स प्रोवाइड करते हैं, इनपुट पे हम फिक्स सिग्नल दे देते, कोई इंपल्स दिया। सेकेंड, हम स्टेप दे सकते हैं, स्टेप सिग्नल, दीज आर योर टेस्ट सिग्नल। ये रैंप दे सकते हैं, रैंप सिग्नल। और फोर्थ पैराबोलिक, एंड फोर्थ इज पैराबोलिक सिग्नल। ठीक है, इंपल्स सिग्नल। तो हम क्या करते हैं, ये जैसे आपके पास सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्स है, दिस इज योर रिस्पॉन्स, दैट इज योर आउटपुट, दैट, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंपल्स प्रोवाइड करते हैं, कभी हम स्टेप प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट किसकी है। ठीक है, तो रैंप प्रोवाइड करते हैं, पैराबोलिक आप प्रोवाइड करते हैं, और फिर हम रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। बस इतना हम करते हैं। अब यही चीज अब हम चैप्टर में
अब पहुंचते हैं कि एग्जाम में आने क्या वाला है, कहानी हम बहुत देर से सुन चुके हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना चैप्टर में थोड़ा थोड़ा कैसे जा रहे हैं, इनपुट कैसे जा रहा है। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पर हम पहुंच गए सिस्टम पे, दैट दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। देखिए सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से क्या मतलब है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे पहले हम जनरल टर्म्स में समझते हैं कि मैम अभी सिस्टम तो ठीक है समझ आया, अभी फर्स्ट ऑर्डर कहाँ से आ गया। ठीक है, अब देखिए जब भी आप कोई सिस्टम, जैसे कि आप आरसी सर्किट हो, ठीक है, सपोजिटली वी हैव आरसी सर्किट, ये आपके पास कोई आरसी सर्किट है, यहाँ पे वी नॉट दिया, यहाँ पे वी आई दिया, ठीक है, डजेंट मैटर आपको आरसी सर्किट को सॉल्व करना आता है कि नहीं। पॉइंट इज कि आरसी सर्किट अगर आप इसे नेटवर्क में इक्वेशन लिखते हैं तो नेटवर्क में इसमें एक बार डिफरेंशिएशन आता है जब आप सी को लिखते हैं, ठीक है, आर प्लस जो भी आप लिखेंगे इक्वेशन को, ठीक है, नेटवर्क में नहीं जा रही। तो जब किसी भी इक्वेशन को जब आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक बार डिफरेंशिएशन, जब डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऑर्डर की आती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि एक बार डेरिवेशन होगा उस इक्वेशन में, जब इक्वेशन बनेगी तो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। और अगर दो बार आरएलसी, जैसे कि हमारा आरएलसी नेटवर्क बनाते हैं, अगर दो बार डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि टू ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है या फिर दो बार डिफरेंशिएशन होता है, तब हम उसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर। क्योंकि देखिए ना डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, हो सकता है उसे जब हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो हो सकता है एक बार डेरिवेटिव हो सकता है दो बार हो सकता है उससे ज्यादा बार हो रहा हो। तो हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे, उससे ज्यादा भी हो जाते हैं, उसको हम डिटेल में नहीं जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बस पॉइंट की बात यही है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थी बात इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये बात समझ गए हैं, नहीं समझे कोई बात नहीं, ये पॉइंट अब आपको समझ आना चाहिए जो मैं अब बताने वाली हूँ, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मैंने अभी बताया, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। आरएस इज इनपुट, आरएस मैंने आपको इनपुट डिनोट किया है, और सीएस आपका आउटपुट। इट कैन बी एनीथिंग, ये आपका हो सकता था एक्स एस लिखा हो कहीं पे और सी एस की जगह वाई एस लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में यहाँ पर हमने लगाया 1/st, st यानी कि हम यहाँ पर एस डोमेन में बात करेंगे। एस डोमेन में क्यों बात करेंगे, देखिए आप कहेंगे मैम ऐसे क्यों नहीं बात कर लेते ये चीज, ठीक है। देखिए ये जो हमने सिग्नल्स लगाए थे, चलिए मैंने यहाँ से हटा दिया है, मैंने कहा था ना कि इनपुट पर हम क्या देंगे, इंपल्स देंगे, कभी तो इंपल्स देंगे, कभी हम क्या देंगे, स्टेप सिग्नल देंगे, कभी इनपुट पर हम क्या देंगे, पैराबोलिक देंगे, कभी रैंप देंगे। तो इनको हम एस डोमेन में यूज करते हैं, जैसे कि इंपल्स स्टेप सिग्नल का 1/s, पैरा उसका 1/s क्यूब, रैंप का 1/s स्क्वायर, ठीक है। तो हम एस डोमेन में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एस डोमेन में क्यों पढ़ते हैं, एस डोमेन यानी कि लाप्लास वाला, जो हम लाप्लास निकालते हैं ना वो एस डोमेन की बात करते हैं। तो एस डोमेन में करेंगे क्योंकि हमें काफी चीजें इजी पड़ जाती हैं, सिंपल, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा, हमें सिर्फ इजी पड़ता है। तो हमने यहाँ पर 1/st एस डोमेन में हम बात करें, इसीलिए एस लिखा हुआ है, इसलिए आर एस लिखा है, अदरवाइज आर टी लिखा होता और सी टी लिखा होता अगर हम टाइम डोमेन की बात कर रहे होते, पर हम टाइम डोमेन की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एस डोमेन की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसका लाप्लास लेके आर एस और सी टी का लाप्लास लेके सी एस, ठीक है। इतना बेसिक चीजें हैं, अभी तक इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको एग्जाम के लिए पढ़नी है, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, आर एस, दैट इज योर इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास समेशन लगाए, दैट मीन्स ये आपका या तो प्लस करेगा या तो समर कहते हैं इसे, या तो प्लस करेगा या तो माइनस करेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर 1/st वेयर t इज द टाइम कांस्टेंट, cs दिस इज योर आउटपुट, और ये आपका फीडबैक। तो कमेंट करिए, बताइएगा दिस इज योर क्लोज लूप और ओपन लूप। डेफिनेटली आपको कमेंट करना है यहाँ पर। ये देख ली, ये आपको दिख रहा है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है क्लोज लूप ओपन लूप क्या होता है, दिख तो रहा है, एक लूप बन रहा है और ये क्लोज है, तो दैट मीन्स क्लोज लूप है, सिंपल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर काम की बात क्या है, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन।
स्टैंडर्ड, ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बहुत बार आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। CS by RS, दैट मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट, इट इज इक्वल टू 1/1 प्लस ST। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आता है स्टैंडर्ड फर्स्ट इक्वेशन का, दैट इज 1/1 प्लस ST। डायरेक्टली याद रखना है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैम इसे याद नहीं करना है, डेफिनेटली याद करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम चलते हैं, अगर हमने कोई सिस्टम लिया, हमने एक सिस्टम लिया, ये हमने एक सिस्टम लिया और सिस्टम में हमें एक आउटपुट मिला, ठीक है, दैट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स, और हमने इनपुट पर क्या दिया, एक इंपल्स दिया, और इंपल्स सिग्नल इज डिनोटेड बाय डेल टी, इंपल्स को हम डेल टी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एक सिस्टम था जिसमें हमने इनपुट इंपल्स दिया है, तब उसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो ये इसकी पूरी डेरिवेशन होती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी लिख देती हूँ, CT इज इक्वल टू 1/T e की पावर माइनस T बाई टी UT। मैं कभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं डेफिनेटली आपको कैलकुलेट करना बता दूंगी, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, बस मैं आपको इंट्रोड्यूस कराते जा रही हूँ कि बाई चांस अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो जाना पहचाना लगे। ESS, दैट इज योर स्टेडी स्टेट एरर। देखिए स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसको हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इट इज नॉट डिफाइंड। चलिए थोड़ा सा बता ही देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, तो आगे डिस्कस ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको यहाँ फैन चलाया था और ये फिर स्टेडी स्टेट पे आ गया था। अब देखिए एग्जैक्ट 5 पे, देखिए हमेशा चीजों में हमेशा कुछ ना कुछ एरर रह जाता है ना। फैन को भी हम 5 पे पहुंचाएंगे तो एग्जैक्ट जैसी 5 पे स्पीड होनी चाहिए, उससे 19-20 तो कम ज्यादा रहता ही है। ठीक है, तो आपके पास 5 पे डेफिनेटली पहुंच गया, लेकिन 19-20 हमें पता नहीं चलता, हमेशा आपके सिस्टम में, आपके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ एरर तो रह ही जाती है। प्रैक्टिकली आइडियल कुछ नहीं होती है हमारे चीजें, हमेशा कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली कुछ एरर आती है। तो स्टेडी स्टेट में हमारे पास होना क्या चाहिए था, 5 होना चाहिए था, ये 5 होना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ ये कमी रह जाती है, और इसी को कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, स्टेडी स्टेट में एरर आ रहा है क्योंकि, इसीलिए कहा हमने स्टेडी स्टेट एरर। तो आपके फर्स्ट ऑर्डर में जो आपके पास जब आप इंपल्स प्रोवाइड करते हैं तो उसमें स्टेडी स्टेट एरर आप डिफाइन नहीं कर सकते। CT की वैल्यू कितनी हो गई, 1/T e की पावर माइनस T बाई T UT, वेयर कैपिटल T इज द टाइम कांस्टेंट। कैपिटल T क्या है, आपका टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट। एक आउटपुट आपका इनपुट के लिए कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है, इनपुट प्रोवाइड करते ही कितना जल्दी आउटपुट आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, यही आपका टाइम कांस्टेंट होता है। ऑलराइट, दिस इज योर टाइम कांस्टेंट। तो 1/T e की पावर माइनस T, अभी तक इंपॉर्टेंट बात दिस वन। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास यहाँ मैंने इंपल्स बनाया हुआ था, इसे मैं दोबारा लिख देती हूँ, CT इज इक्वल टू 1/T e की पावर माइनस T बाई T UT, वेयर UT इज स्टेप सिग्नल। ठीक है, UT स्टेप सिग्नल होता है। ESS is equals to not defined, इसके लिए एरर, स्टेडी स्टेट एरर डिफाइंड नहीं है, ये हमने लिख दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे आप समझते जाएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो एक्सप्रेशन आता है, जैसे यहाँ पे CT की वैल्यू, CT क्या है आपके पास, रिस्पॉन्स है, आउटपुट है। ठीक है, और उसे हमने लिखा कैसे, ठीक है, हमने टाइम डोमेन में सॉल्व करते हैं सारा का सारा S डोमेन में, और फिर आंसर जाके हम चेंज कर लेते हैं टाइम डोमेन में। ठीक है, अब स्टेप रिस्पॉन्स, अब एक स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि सिस्टम को आपने क्या प्रोवाइड किया है, स्टेप सिग्नल प्रोवाइड किया है। स्टेप सिग्नल कैसे होता है, ऐसे। ठीक है, तो स्टेप सिग्नल प्रोवाइड किया है, तो अब जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वही चीज हम यहाँ डिस्कस करें, स्टेप रिस्पॉन्स मतलब स्टेप को प्रोवाइड करने पे क्या रिस्पॉन्स मिला है, आपका सिस्टम ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, नाउ अब देखिए स्टेप रिस्पॉन्स का यहाँ डायग्राम बना हुआ, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो एक्सप्रेशन लिख दिया, CT इक्वल्स टू 1/e की पावर माइनस T। ये जो ब्लू वाला है
ऐसा सिस्टम हमारा चला है। पहले तो ये यहाँ तक ट्रांजिएंट चला और फिर यहाँ से स्टेडी स्टेट आ गई, देखिए फिर कांस्टेंट होता चला गया है। और यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिएंट है, यानी कि आपका रेस्पॉन्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज योर ट्रांजिएंट स्टेट, ये आपका ट्रांजिएंट स्टेट हो गया। ct इक्वल्स टू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टी। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए टाइम कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द स्टेप रिस्पॉन्स टू रीच टू 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू और स्टेडी स्टेट वैल्यू। कितना टाइम लग रहा है एक स्टेप रिस्पॉन्स को उसकी फाइनल वैल्यू की 63% वैल्यू के पहुंचने तक। देखिए आपका अगर 63% मीन्स 0.632, तो यहाँ आपको पहुंचना 5 नंबर पे है, ठीक है। तो 5 का 63% वैल्यू, ठीक है, जितने भी वैल्यू आई, तो 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू कितना टाइम ले रहा है, दिस इज योर टाइम कांस्टेंट। ये रहा, देखिए ये आपका टाइम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। समझ आई बात। जितना फुल जाना है स्टेडी स्टेट पे, स्टेडी स्टेट इज फुल मीन्स 5, ठीक है। 4 भी हमारा टारगेट हो सकता था, हो सकता है हम फैन 4 करना चाहते हो, तो 4 इज अ स्टेडी स्टेट देन हमारे लिए, ठीक है। हमारा टारगेट फिर 4 है, ऑलराइट। तो 4 का 63% जब वो अटेन कर लेगा, ठीक है, उस टाइम को हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट। ये लिखते हैं हमने टाइम कांस्टेंट। ना आगे बढ़ते हैं, ये आपके पास टाइम कांस्टेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टाइम कांस्टेंट के आगे डिले टाइम। अब एक टर्म आती है, ये आप बहुत फ्रीक्वेंटली सुनेंगे, इनके फॉर्मूले के बेस आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। डिले टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय द स्टेप रिस्पॉन्स। ये सब स्टेप रिस्पॉन्स में ही पढ़ रहे हैं, डोंट कंफ्यूज विद एनी अदर सिग्नल। इंपल्स हमने निपटा दिया, उसमें कोई इंपॉर्टेंट कुछ खास बात नहीं थी आपके एग्जाम पॉइंट, लेकिन स्टेप रिस्पॉन्स आपका इंपॉर्टेंट है। यानी कि सिस्टम को जब आप स्टेप देते हैं तो रिस्पॉन्स जो आता है उसमें कुछ कुछ टाइम हमने नाम दे रखे हैं, वही हम यहाँ पे जान रहे हैं, ठीक है। डिले टाइम, अब डिले टाइम क्या है, डिले टाइम इज द टाइम टेकन बाय द स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स कितना टाइम ले रहा है टू रीच टू 50% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, यानी कि फाइनल वैल्यू तक पहुंचने से पहले, तो 50% यानी कि फाइनल से पहले 50% आएगा, इसके 50%, ठीक है। तो 50% में पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रहा है, दिस इज योर डिले टाइम, इसी को कहते हैं डिले टाइम, ठीक है। तो सपोजिटली यहाँ पर आपके पास ये लिख लेते हैं, ये 63% था, तो इस मीन्स इसके नीचे ही आएगा ये कहीं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दिस इज योर डिले टाइम, हम यहाँ लिख लेते हैं दिस इज योर, ये 50% पहुंच रहा है, या फिर हम कह सकते हैं 1 हमने यहाँ फाइनल वैल्यू ली है, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइनल वैल्यू कितनी ली है, 1, ठीक है। आप जैसे आप 5, मैंने कहा था ना फैन को 5 पे चलाना है, तो यहाँ पर आपकी जो फाइनल वैल्यू ली है वो 1 ली है, 5 नहीं ली है, 1 ली है। वो तो मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पे हमने 1 लिया है फाइनल वैल्यू। तो 1 की 50% दैट इज 0.5, और 0.5 पहुंचने तक कितना टाइम लग रहा है, दैट इज योर डिले टाइम, इसी को हम डिले टाइम कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिले टाइम बना दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइज टाइम। राइज टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम टू रीच टू 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 10%। 10 से 90% आपके रिस्पॉन्स में पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दिस इज योर व्हाट, राइज टाइम। इसी को राइज हो रहा है ना 10 से 90 टाइम, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, राइज टाइम। तो देखिए अगर ये 10% है आपके 1 का, दैट मीन्स 0.1, और 90% सपोज दिस इज 0.9, ठीक है। तो कितना टाइम लग रहा है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये दिस इज योर राइज टाइम, इसी को कहते हैं हम राइज टाइम। 0.1 से 0.9 पहुंचने में कितना टाइम लगा, यानी कि 10% से जो भी फाइनल वैल्यू की 10% वैल्यू है और फाइनल वैल्यू की 90% जो भी वैल्यू है, तो 10% को 90% पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, दिस इज योर राइज टाइम, इसी को कहते हैं राइज टाइम। ये हमने पढ़ लिया राइज टाइम। इन सब के फॉर्मूले हम जानेंगे, ठीक है। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। सेटलिंग टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की स्पेलिंग मिस्टेक है, चेक
करेक्ट कर लीजिएगा। टाइम टेकन बाय द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम टू रीच और टू स्टे विद 100% ऑफ द फाइनल वैल्यू। सेटल हो गया है, सेटलिंग टाइम है। सेटल कब होगा? जब वो फाइनल वैल्यू पे पहुंच जाएगा। पंखा अगर 1 पे हमारा हमें करना था तो 1 पे जो पहुंचा वो हमारी फाइनल वैल्यू है, ठीक है। तो वो हमारे कितने टाइम में पहुंच रहा है, दिस इज अ सेटलिंग टाइम, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज योर सेटलिंग टाइम, जब आपका स्टेडी स्टेट स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा देखिए यहाँ पे जाके कहीं हो रहा है, तो दिस इज योर सेटलिंग टाइम। शॉर्टकट में सेट लिख देते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर सेटलिंग टाइम, कितने टाइम बाद सेट हो जा रहा है आपका, स्टेडी स्टेट आ जा रही है उसके बाद। ऑलराइट, अब देखिए एक्चुअल में स्टेडी स्टेट जैसे सेटलिंग टाइम आपका 100% तो पहुंच नहीं पाता है, हमेशा प्रैक्टिकली एरर रह जाती है और उसी को कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर, एज आई ऑलरेडी डिस्कस। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर रह ही जाता है, दिस वन, ठीक है। इसको हम कहते हैं एरर। जैसे यहाँ पे तो ग्रीन मिक्स कर दिया है बेसिकली, लेकिन आपका एक्चुअल में ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, ये ऐसे थोड़ा सा गैप यहाँ पे रह गया होगा, इसी को कहते हैं हम एरर। दिस वन इज योर एरर, ठीक है। स्टेडी स्टेट एरर बेसिकली हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि स्टेडी स्टेट में एरर आ रही है, दैट मीन्स दिस इज योर स्टेडी स्टेट एरर। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं वापस अपनी डेफिनेशन पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही कहा, टाइम टेकन बाय द स्टेप रिस्पॉन्स को अपनी फाइनल वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, फाइनल वैल्यू कितनी है, 100% ऑफ द वैल्यू, तो वो आपका सेटलिंग टाइम होता है। लेकिन प्रैक्टिकली आपके पास प्रैक्टिकली क्या होता है, इज द टाइम टेकन बाय द स्टेप रिस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे इन स्पेसिफाइड टॉलरेंस बैंड। प्रैक्टिकली वो आपके पास 100% नहीं पहुंच पाता है, हमेशा कुछ ना कुछ 2% बच जाता है या 5% को नहीं पहुंच पाता है, हमेशा या तो 2% का एरर हो जाएगा या 5% का एरर हो जाएगा। टॉलरेंस इज एरर, ठीक है। तो हमेशा कुछ ना कुछ टॉलरेंस रह जाती है, एरर रह जाता है। 100% का 2% रह जाता है या 5% रह जाता है, 3% रह सकता है। इंपॉर्टेंट 2% होता है, इसलिए यहाँ पे 2% लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए स्टेडी स्टेट एरर, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स, जो हमें चाहिए, एंड स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है। जो भी आपकी स्टेडी स्टेट हमने जो अचीव करी, सपोजिटली डिजायर्ड क्या था, 1 पे पहुंचना, लेकिन हमारी स्पीड कितनी पहुंची, 0.9 पहुंची या फिर 0.8 पहुंची, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज योर स्टेडी स्टेट एरर, और उसी को कहा जाता है स्टेडी स्टेट एरर। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाता है रैंप रिस्पॉन्स, बट इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे फॉर्मूले जान लीजिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे मैं सारे फॉर्मूले लिख दे रही हूँ एक साथ, देखिए टीडी दैट इज डिले टाइम। डिले टाइम का फॉर्मूला होता है 0.693, ठीक है, और ये टाइम कांस्टेंट, दिस वन इज योर टाइम कांस्टेंट। राइज टाइम, ये मैं फर्स्ट ऑर्डर बता रही हूँ, अभी सेकेंड ऑर्डर पे स्विच नहीं किया है। सेकेंड ऑर्डर के फॉर्मूले अलग है, फर्स्ट ऑर्डर के अलग है, ठीक है। तो राइज टाइम 2.2 t। सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला इज 4t। 4t कब है, जब 2% का एरर है या फिर हम कहें टॉलरेंस है, दिस वन, ठीक है। सेटलिंग टाइम में एक चीज को ध्यान दीजिएगा, सेटलिंग टाइम में, अभी रैंप भूल जाइए, सेटलिंग टाइम में, ये सेटलिंग टाइम की मैं बात कर रही हूं, अगर 3t टाइम कांस्टेंट कब होगा, जब 5% का एरर होगा, यहाँ टॉलरेंस लिखा है, ठीक है, दिस वन इज टॉलरेंस। और फाइनल वैल्यू, जब डेफिनेटली 5% का टॉलरेंस है, तो आपकी फाइनल वैल्यू आ क्या रही होगी, आपकी डेफिनेटली 95% आप अचीव कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, 4t सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला होगा कब, जब आपके पास 2% की एरर होगी। फॉर्मूला आपका 5t होगा जब आपके पास 1% की एरर होगी। क्या इसके अलावा एरर नहीं आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है, बट फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं लिखा है। इंपॉर्टेंट ये 3 फॉर्मूले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, दिस वन। 40 इक्वल्स टू 2%, जब भी आपके पास 2% एरर रहती है, तो सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला इज 4t, where t is the time constant. ऑलराइट, तो ये आपके पास टाइम कांस्टेंट हो गया। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, इंपल्स पढ़ा था, फिर हमने स्टेप रिस्पॉन्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रैंप रिस्पॉन्स। रैंप रिस्पॉन्स में क्या है, रैंप रिस्पॉन्स का मतलब है कि ये सिस्टम है, इसमें आपके पास प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, रैंप सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं,
और रैंप देने पे क्या रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स क्या आएगा, दिस इज योर रैंप रिस्पॉन्स। अगेन आपका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल मैं आपको मेंशन करवा दे रही हूँ, लेकिन अगर आप डीएफसीसीआईएल के अलावा कोई एग्जाम देंगे लाइक बार्क का अगर आप दे रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डीएफसीसीआईएल के लिए ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बार्क के लिए या फिर इसरो के लिए या फिर गेट के लिए या फिर ईएससी के लिए या फिर किसी अदर असिस्टेंट इंजीनियर या साइंटिस्ट पोस्ट के जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनके लिए एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक फॉर डीएफसीसीआईएल, चलिए मैं लास्ट में बता दूंगी आपको डीएफसीसीआईएल के लिए आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। रैंप रेस्पॉन्स CT इक्वल्स टू T माइनस T 1 माइनस e की पावर माइनस T बाई T UT, ठीक है। इसका जो स्टेडी स्टेट एरर आता है दिस इज इक्वल्स टू द टाइम कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट के ही इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन याद रखेगा फॉर द बार्क एग्जाम, नॉट फॉर द डीएफसीसीआईएल। अगर पैराबोलिक का हम निकालते हैं तो सीटी की वैल्यू आ जाती है टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी ब्रैकेट टी माइनस टी 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टी ब्रैकेट क्लोज यू टी। इसका स्टेडी स्टेट एरर आता है इनफाइनाइट, दिस वन, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास पैराबोलिक रिस्पॉन्स फॉर द डीएफसीसीआईएल एग्जाम। मैं स्टार्ट कर चलिए क्लास के एंड में मैं बता दूंगी कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है फॉर द डीएफसीसीआईएल एग्जाम, ऑलराइट। और अगर बार्क की मैं बात करूं तो जो भी मैंने पढ़ा है हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर बार्क और किसी बड़े एग्जाम की बात कर रहे हैं हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हाँ, डीएफसीसीआईएल में कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो मैं आपको जो आप एक बार को छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ने के लिए डेफिनेटली हर एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी कि बाई चांस आपके एग्जाम में आ जाए तो आपके लिए अननोन नहीं होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो इसलिए मैंने डेरिवेशन अवॉइड करी, डायरेक्ट फॉर्मुलेस लिख दिए हैं। अब देखिए, अभी हमने टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस देखा था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, अब हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम कुछ इस तरीके से देखिए, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या था 1/1 प्लस ST, ये आई थी हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन, और यहाँ पर लिखा था 1 प्लस ST स्टैंडर्ड। ये देखिए सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर खासकर लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब देखिए RS यहाँ समर लगा है, यहाँ इनपुट प्रोवाइड किया, दिस वन इज द आउटपुट। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दिस वन इज गेन, इसे कहते हैं गेन, या फिर हम कहें ठीक है, या फिर यहाँ पर जो भी आपके फॉरवर्ड पाथ गेन, तो दिस वन इज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन S ब्रैकेट S प्लस जीटा बोलते हैं इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, जीटा ओमेगा एन, ठीक है। अब इसको हमने हमने यहाँ पे एक पाथ को क्लोज कर दिया, फीडबैक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें चीजें स्टैंडर्ड और जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, इसका एक्सप्रेशन में लिखने जा रही हूं आपके पास, ध्यान से देखिएगा। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ठीक है। जनरल और स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन होता है हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज CS अपॉन RS, इट इज इक्वल टू, इसका एक्सप्रेशन आता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन S प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। जो यहां पर है, जो न्यूमरेटर में है, देखिए जो न्यूमरेटर में है वही यहां पर ऐड हो रहा है। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको एक्सप्रेशन दिया होगा और ओमेगा एन की वैल्यू पूछी होगी। ये सब चीजें आपकी न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं पूछा जाता है कंट्रोल में, सब मैथ्स है यहाँ पर, ठीक है। तो मैथ्स आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, ओमेगा एन स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, दिस इज द स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, ये आपकी स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन S प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो ओमेगा एन क्या है यहाँ पर, ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, undamped frequency.
जल्दी से लिख लीजिएगा, अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ये रहा अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? डैम्पिंग, किलिंग ऑफ ऑसिलेशन, किलिंग ऑफ ऑसिलेशन, ये लिख लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर डैम्पिंग क्यों आ रही है। देखिए हमने फर्स्ट ऑर्डर में तो डैम्पिंग नहीं देखी। देखिए फर्स्ट ऑर्डर में तो डैम्पिंग नहीं आती है, ठीक है, तो आपके पास वाइब्रेशंस, ऑसिलेशंस नहीं आते हैं। ऑसिलेशंस आपके फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होते, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन सब में आपके ऑसिलेशंस आते हैं। तो आप नहीं चाहते कि आपके सिस्टम में ऑसिलेशंस आए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उन ऑसिलेशंस को किल करने की कोशिश करते हैं। तो वो आप कोई सिस्टम में फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी से अगर आपने ऑसिलेशंस नहीं हटाए, ऑसिलेशंस का मतलब क्या है, जैसे कोई सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसे ऐसे करके ऑसिलेशंस है, तो अब आप इसे अगर ऐसा कर दें, तो देखिए आपने ऑसिलेशंस हटा दिए ना, ठीक है, ये ऑसिलेशंस आ रहे थे, ये आपने हटा दिए, तो दिस इज योर किलिंग ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, इसी को कहते हैं डैम्पिंग। तो अब देखिए जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो कैसी थी, और फिर हमने उसमें से ऑसिलेशंस हटा दिए, फिर वो कैसी हो गई, ठीक है, ये आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल यानी कि ओरिजिनली सिग्नल कैसा था। सॉरी, ट्रांसफर फंक्शन मैंने हटा दिया। ट्रांसफर फंक्शन इज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। देखिए एस के साथ कुछ नहीं लगा है, यहाँ पर एस जीटा ओमेगा एन एस, एस के साथ 2 जीटा ओमेगा एन एस लिखा है, और यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर, ट्रांसफर फंक्शन। Alright, where omega n is the natural frequency and where zeta is the damping ratio. एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, ये आपके पास इंपॉर्टेंट बात थी। फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन एंड दिस वन, सेकेंड ऑर्डर एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। अब देखिए, अब जब आप इंपल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये डैम्पिंग मेथड्स हम कुछ पढ़ने जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर देखिए इंपल्स रिस्पॉन्स, इंपल्स रिस्पॉन्स, इंपल्स रिस्पॉन्स जब आप इंपल्स लगाते हैं एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में, जब आप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में इंपल्स प्रोवाइड करते हैं, तब आपके पास रिस्पॉन्स क्या आता है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सीटी की वैल्यू क्या आती है, सीटी की वैल्यू आ जाती है ओमेगा एन अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी। फॉर DFCCI एग्जाम यू डोंट नीड टू लर्न दिस, फॉर बार्क एग्जाम डेफिनेटली यू हैव टू लर्न इट, ठीक है, वेयर ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द DFCCIL एंड बार्क, ठीक है। तो ओमेगा डी का मतलब क्या है, यहाँ पर ओमेगा डी इज डैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। पहले फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेशंस थे, उसे हमने कहा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो नेचुरल ही है, हमने उसमें से ऑसिलेशन नहीं हटाए हैं, इसका मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ही अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, क्योंकि हमने डैम्पिंग नहीं करी है, डैम्पिंग नहीं किया, अनडैम्प्ड। डैम्पिंग मींस किलिंग ऑफ ऑसिलेशन। अब यहाँ पे क्या है, ओमेगा डी यानी कि डैम्प्ड। अब हमारे जो भी सिग्नल है वो है, उसमें से फ्रीक्वेंसी है, उसमें से हमने ऑसिलेशंस हटा दिए हैं, तो अब जो भी फ्रीक्वेंसी है उसे हमने कहा ओमेगा डी। नेचुरल थी ओमेगा एन, डैम्पिंग होने के बाद, ऑसिलेशन हटाने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसे हमने कहा ओमेगा डी। दिस इज योर डैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए स्टेप रिस्पॉन्स, अगेन जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में स्टेप रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया था, ठीक है, स्टेप सिग्नल देने पे क्या आपका रिस्पॉन्स आया, ये हम CS से डिनोट कर लेते हैं, और दिस इज अगेन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ये आपका सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है, RLC नेटवर्क इट कैन बी, ठीक है। तो अगर हम स्टेप सिग्नल दें और फिर हमें आउटपुट प्लॉट करना पड़े, तो CT की वैल्यू क्या आ जाती है, CT इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर डॉट साइन ओमेगा टी
प्लस फाई ut। बता चुकी हूं मैं सारी चीजें। जीटा इज डैम्पिंग रेशियो, ओमेगा एन इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डी इज डैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी या फिर हम कहें डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में स्टेप रिस्पॉन्स में कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी, ऐसे ही आपके सेकेंड ऑर्डर में भी स्टेप रिस्पॉन्स में हम कुछ कुछ टाइम पढ़ेंगे, जैसे डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, कुछ कुछ चीजें। ठीक है, अब देखिए, अब हम वही यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अनडैम्प्ड। ठीक है, यहाँ पर हम यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, इसे हम थोड़ी देर में देखेंगे, अनडैम्प्ड, ओवरडैम्प्ड। हम यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस। देखिए, ये आपके पास स्टेप रिस्पॉन्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने स्टेप रिस्पॉन्स दिया और कुछ ये देखिए, ये आपके पास स्टेडी स्टेट वैल्यू पहुंचनी चाहिए थी। ठीक है, एंड हमने इसे 1 लिया। अगेन ये आपके पास आउटपुट आ रहा है और ये टाइम के साथ वैल्यू चेंज होती जा रही है। अब देखिए, लेकिन मैंने क्या किया, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में ऑसिलेशंस आते हैं, तो देखिए ये ऑसिलेशंस आ रहे हैं और फिर एक टाइम आया जब ये स्टेडी स्टेट पहुंच गए। अब स्टेप रिस्पॉन्स का मैंने बनाया, इसको हम आगे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी बता सकते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर आगे हमारे पास वैल्यूज लिखी हुए। राइज टाइम, टाइम टेकन बाय द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ अंडर डैम्प्ड सिस्टम टू रीच टू 100% ऑफ इट्स। अभी अंडर डैम्प्ड सिस्टम भूल जाइए, बाकी चीजों का ध्यान दीजिए। टाइम टेकन बाय द स्टेप रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स कितना टाइम ले रही है 100% वैल्यू पहुंचने के लिए, जब हम 0% से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, 10 से 90% पहुंचने के लिए टाइम जितना लग रहा था, दैट इज राइज टाइम। सेकेंड ऑर्डर में अगर 0 से 100% पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, दिस इज योर राइज टाइम। तो देख लेते हैं हमारे पास कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर स्टेडी स्टेट पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, फाइनल वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, दिस इज योर राइज टाइम। ये आपके पास राइज टाइम हो, यानी कि 0% से फुल वैल्यू तो 1 ही है, दैट इज योर 100%। ये आपका 0%, तो आपका 0% से 100% पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, टीआर टाइम ही तो लग रहा है, तो दिस इज योर राइज टाइम। इसी को कहते हैं राइज टाइम। आगे देखते हैं पीक टाइम। पीक टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ अंडर डैम्प्ड सिस्टम टू रीच टू अ पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू पे पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रहा है, दिस इज योर पीक टाइम। तो देखिए पीक वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, तो डेफिनेटली ये वाली पीक टाइम हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझना है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज योर पीक टाइम एंड इट इज डिनोटेड बाय टी। चाहे कैपिटल टी से लेके स्मॉल से लेके मर्जी आपकी है, पूरी छूट है। ठीक है, ये रहा पीक टाइम। पीक पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है। मैक्सिमम पीक और पीक ओवरशूट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीक वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स एंड द फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू और पीक में कितना डिफरेंस है। देखिए, ये आपके पास होना चाहिए था, ये 1 आपके पास होनी चाहिए थी, लेकिन ऑसिलेशंस की वजह से ऊपर चली गई, 1 की वैल्यू ऊपर चली गई। तो जो होनी चाहिए थी और जो हमारे पास ये ऑसिलेशंस है, ये वैल्यू देखिए 1 आपके पास ये वैल्यू आई फाइनल वैल्यू, और जो हमारे पास ऊपर वैल्यू चली गई। देखिए यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीक वैल्यू, जो पीक वैल्यू आई है, और जो फाइनल वैल्यू दैट इज 1। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस इज व्हाट, ये क्या था आपके पास, मैक्सिमम पीक या पीक ओवरशूट। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ी देर में। इसी को कहते हैं एम पी, दैट इज पीक ओवरशूट या फिर मैक्सिमम ओवरशूट। ओवरशूट भी आएगा तो आप समझ जाएंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय एमपी। हमने एमपी से डिनोट कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ सॉरी, चलिए ये हम यहाँ पे लिख चुके हैं काफी सारी चीजें। अब मैं इनको फॉर्मूले यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, राइज टाइम, राइज टाइम का राइज टाइम के नीचे लिख देती हूँ। राइज टाइम का फॉर्मूला होता है राइज टाइम इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी, एंड इट इज, आप जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो इससे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख लीजिए 0.8 प्लस 2.5 जीटा अपॉन ओमेगा एन। अगर आपको राइज टाइम की वैल्यू निकालने को कही जाए, जीटा आपको दिया होगा, ओमेगा एन दिया होगा, राइज टाइम निकाल लेंगे।
ठीक है। सिमिलरली पीक टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टी पी, ठीक है। टीपी होता है n पाई बाय ओमेगा डी। आप हमेशा n जब ऑड होगा तो आप उसे कहेंगे मैक्सिमा या फिर ओवरशूट, मैक्सिमा या फिर ओवरशूट। और जब n इक्वल्स टू इवन होगा, जब n की वैल्यू इवन होगी, तब आप उसे कहेंगे या तो मिनिमा या फिर उसी को कहेंगे और मिनिमा या फिर अंडरशूट। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, देखिए ग्राफ चेक करिए एक बार। ये रहा ना आपके पास ग्राफ, देखिए n क्या है, यहाँ पर रेड से दिखा देती हूँ। देखिए ये रहा सबसे पहला पीक n इक्वल्स टू 1, फिर हमारा नीचे गया n इक्वल्स टू सेकेंड पीक n इक्वल्स टू 2, थर्ड n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। आपको दिख रहा है सारे इवन टर्म्स नीचे आ रहे हैं, सारे ऑड टर्म्स ऊपर आ रहे हैं। तो ऊपर की वैल्यू को हम कहते हैं ओवरशूट, ओवर ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है, और शूट अंदर, ठीक, अंडर है, नीचे है फाइनल वैल्यू के, दैट मीन्स अंडर शूट दिस वन, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दिस वन। ये रहा टीपी इज इक्वल टू एन पाई बाय ओमेगा डी। एन की वैल्यू जब ऑड होगी तो मैक्सिमा या ओवरशूट, एन इक्वल टू इवन मिनिमा या फिर अंडरशूट। क्लियर। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमा पीक और पीक ओवरशूट, मैक्सिमा पीक कहते हैं या फिर पीक ओवरशूट या सिंपली ओवरशूट भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास, एमपी, ठीक है। एमपी इज इक्वल टू ए डॉट ई की पावर माइनस जीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। दिस वन इज अ फॉर्मूला। अगर ए की वैल्यू मेंशन नहीं है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जैसे कि यूनिट इंपल्स जैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 भी हो सकती है, ये कोई भी एम्पलीट्यूड हो सकता है, ये वैल्यू ए भी हो सकती है, ठीक है। तो हम अगर ए एम्पलीट्यूड नहीं दिया है तो आप 1 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसे चाहे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। और बहुत एग्जाम में ए नहीं देते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में जनरली। तो आप लिख लीजिए ई की पावर माइनस जीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। दोनों ही बात लगभग सेम है। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 हो गई है, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, बट जनरली हम ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, दिस इज द फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ऐसा मत सोचिएगा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैम जल्दी जल्दी बता रही है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड ऑर्डर, और सेकंड ऑर्डर का हर एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ट्रांसफर फंक्शन उसका ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर ट्रांसफर फंक्शन। और फिर ये जो फॉर्मूले मैं बता रही हूँ, राइज टाइम, डिले टाइम, पीक टाइम, ये सारे जितने फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें एक क्या आ जाता है, सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम अगर 2% एरर बैंड की हम बात कर रहे हैं, एरर बैंड, ठीक है, या फिर 2, ये रहा, ठीक है, सेटलिंग टाइम। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू टी सेटलिंग इक्वल्स टू 4t। मैंने कहा था 2% एरर के साथ सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला 4t, और इसी को सेकंड ऑर्डर में t जीटा ओमेगा n भी लिख लेते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव दिस, मैं डिराइव नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली याद रख लीजिएगा। सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला है 4t फॉर 2% एरर बैंड। जब 2% का एरर बैंड होगा या फिर टॉलरेंस होगा 2% का, और इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 4 अपॉन जीटा ओमेगा n। क्लियर, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर अब कुछ चीजें आ जाती हैं, दैट इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आपको अगर इतनी बात ध्यान है, ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, दैट इज व्हाट इज डैम्पिंग मेथड्स। देखिए यहाँ पर हम पीछे एक टॉपिक छोड़ते हुए आए थे, डैम्पिंग मेथड। ये रहे आपके पास डैम्पिंग मेथड्स, ठीक है। डैम्पिंग मेथड आपके पास, देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकेंड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, सेकेंड ऑर्डर के ट्रांसफर फंक्शन की जब हम बात करते हैं, तो एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन इज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो जो भी डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसी को क्या कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस वन,
ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना, ठीक है, इसी को कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस वन इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। इसी को इक्वल टू 0 कर दो तो ये हम लिख लेते हैं एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन है तो इक्वल्स टू 0 तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो इक्वल्स टू 0। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कुछ ना कुछ रूट्स होंगे, जैसे कि कोई एक्सप्रेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो डेफिनेटली x की दो वैल्यूज आएंगी, दो रूट्स आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए एस स्क्वायर है, दैट मीन्स दो रूट्स आएंगे इसके भी, ठीक है, तो वो जो दो रूट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, s1 2 दोनों रूट्स यहाँ पे, ठीक है, वो वैल्यू कितनी आती है, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये आपकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमने उसके दो रूट्स निकाल लिए, ऑलराइट, ये रूट्स निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, कहाँ चला गया हमारा टॉपिक, 10वां, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनडैम्प्ड, ठीक है। आज टॉपिक थोड़े से इधर उधर हुए हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कौन सा टॉपिक पहले है, ठीक है, उसको उसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा सीक्वेंस। तो अनडैम्प्ड सबसे पहले हम देखते हैं कि अनडैम्प्ड में जीटा की वैल्यू होती है 0। क्यों? क्योंकि जीटा का मतलब क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो, यानी कि डैम्पिंग कर रहे हैं, तो डैम्पिंग नहीं की तो 0 हो गई। अनडैम्प्ड है यानी कि डैम्पिंग नहीं की, यानी कि जीटा 0 है, ठीक है। जीटा 0 का मतलब है अनडैम्प्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जीटा की वैल्यू 0 होती है तो हम सिस्टम को अनडैम्प्ड कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर अनडैम्प्ड होते हैं तो आपके पास जो वैल्यूज आती हैं, जो रूट्स आते हैं, देखिए ये तो आपके पास जनरल एक्सप्रेशन के पास था, यहां से मैं इरेज करती हूँ, ये देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, ठीक है, मैं यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ, ऐसा करते हैं। देखिए जनरल एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और इसके रूट्स कितने आ रहे थे, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। अब हम अनडैम्प्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनडैम्प्ड में जीटा की वैल्यू 0 होती है, तो जब जीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले में 0 रखेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, S12, ठीक है, रूट्स क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस j ओमेगा n। तो याद रखेगा अनडैम्प्ड सिस्टम में जो रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं, ये आपके पास इमेजिनरी। तो अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम प्लॉट करेंगे तो j ओमेगा n और यहाँ पर माइनस j ओमेगा n। हमेशा याद रखिए जब हम प्लॉट करते हैं ये होती है आपकी रियल एक्सिस और ये होती है आपकी इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी है तो हमने यहाँ प्लॉट कर लिया, ठीक है, दिस वन। तो देखिए अनडैम्प्ड में याद रखिएगा, आपको याद रखना, ये नहीं याद रखना है कि कौन कौन से रूट्स है, आपको ये याद रखना है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि रूट्स इमेजिनरी आते हैं जब अनडैम्प्ड सिस्टम होता है। अनडैम्प्ड कब होता है, जब जीटा की वैल्यू 0 होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू कितनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इमेजिनरी है वैल्यूज, रूट्स की वैल्यू इमेजिनरी आई है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं अंडरडैम्प्ड, ठीक है। तो अब आपके पास अंडरडैम्प्ड का मतलब है जीटा की वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी होती है और इसी को कहा जाता है अंडरडैम्प्ड, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, ये हो गए अंडरडैम्प्ड। अब यहाँ पर रूट्स कितने आते हैं, S12 इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस j ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, where omega n is the natural frequency, zeta is the damping ratio, alright। अब देखिए अगर हम इस वैल्यू को कह दें कि ये वैल्यू अल्फा है और ये फॉर्मूला हमने देखा था कि ये तो ओमेगा डी होता है, तो इसे अगर हम प्लॉट कर दें, इसे अगर हम प्लॉट करें तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस माइनस j ओमेगा डी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वैल्यू इमेजिनरी है तो अल्फा यहाँ पर है, अगर दिस वन इज अल्फा और j ओमेगा डी, दिस वन, ठीक है। सिमिलरली एक रूट हमारा यहाँ पर आया तो इस ये भी अल्फा और माइनस j ओमेगा डी,
देखिए 2 रूट्स आ रहे हैं, हमने दोनों रूट्स बना लिए। दिस वन इज अल्फा प्लस जे ओमेगा डी, दिस वन इज अल्फा माइनस जे ओमेगा डी। याद रखने वाली चीज अगेन कि आपके जो रूट्स आए हैं वो कैसे आए हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आए हैं, दिख रहे हैं आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो याद रखिएगा अनडैम्प्ड सिस्टम में रूट्स आए थे इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आए हैं अंडरडैम्प्ड में। अब चलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड यानी कि जीटा की वैल्यू होती है 1। जीटा की वैल्यू 1 जब आप उस फॉर्मूले में देखिए, हम हर वैल्यू को इसी फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। इसमें जीटा की वैल्यू 1 रखिए, फिर जीटा की वैल्यू अगर हम 1 से छोटी रखेंगे तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो जे वाली टर्म आ जाएगी, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब हम कह रहे हैं कि जीटा की वैल्यू 1 रख दीजिए, इसी फॉर्मूले में जीटा की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस टर्म विल बिकम 0 एंड दिस टर्म विल बिकम माइनस ओमेगा एन। ठीक है, रूट्स 2 होने हैं तो S12 दोनों ही रूट्स हमारे कितने हो जाएंगे, दोनों रूट्स हो जाएंगे माइनस ओमेगा एन एंड माइनस ओमेगा एन। दैट मीन्स रूट्स आ कितने कैसे रहे हैं, रियल एंड इक्वल। तो क्रिटिकल में याद रखिएगा रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। प्लॉट कर लीजिए, यहाँ पर ये रहे, एक ही जगह पर है ये, ठीक है। दिस वन ढंग से बना लेते हैं। ठीक है, 2 रूट्स हमने बना दिए, दैट इज माइनस ओमेगा एन, दिस वन इज माइनस ओमेगा एन। दिस इज फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड। अब देखिए ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड में क्या है, ठीक है, ओवर डैम्प्ड हम यहाँ देखते हैं, ओवर डैम्प्ड, ठीक है, ओवर का मतलब है कि वैल्यू कितनी है, 1 से भी बड़ी है और इनफाइनाइट से छोटी है। ठीक है, तो हमारे पास रूट्स कितने आ जाते हैं, दोनों ही रूट्स हमारे आ जाते हैं जीटा ओमेगा एन माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। अगेन उसी फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं। देखिए इस फॉर्मूले में अगर जीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी दैट मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, और बाकी सब चीजें ऐसी की ऐसे ही रहने दी। देखिए वही लिखा है हमने, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो जे की जरूरत नहीं है और बाकी ऐसा का ऐसा ही लिखा है। अब देखिए ये रूट्स कैसे है, रियल एंड अनइक्वल। देखिए कोई जे की टर्म नहीं है, दैट मीन्स रियल है और अनइक्वल है। ठीक है, एक आएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस 1, दूसरा रूट आएगा माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, रियल एंड अनइक्वल, दिस वन। ठीक है, बस आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास ट्रांसफर फंक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब अनडैम्प्ड कब होता है, अंडर डैम्प्ड कब होता है, ओवर डैम्प्ड कब होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड क्या होता है, उसमें जीटा की वैल्यू क्या है वो इंपॉर्टेंट है। जीटा की वैल्यू रखने पे रूट्स क्या आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने आते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रियल आते, अनइक्वल आते, इक्वल आते, कॉम्प्लेक्स आते, कैसे आते, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। अभी आपका टाइम काफी हो चुका है, तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन हम करेंगे कल। ठीक है, कल की क्लास में हम इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। और स्टेडी स्टेट एरर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसी को हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ऑलराइट, देखिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके स्टेडी स्टेट एरर के क्वेश्चंस आने की। ठीक है, तो उसी को हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन उस फॉर्मूले को पढ़ने के लिए हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए थी, इसीलिए हम ये सब चीजें पढ़ रहे थे। अब देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर द DFCCIL। DFCCIL के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का, जो कि होता है 1/1 प्लस ST। ठीक है, बाकी चीजें आपके इसमें, फिर जब हमने इसमें स्टेप रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, तब हमारे पास कुछ डिले टाइम आया, राइज टाइम आया, ठीक है, आपके पास कुछ सेटलिंग टाइम आया, उसके जो फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम आए ट्रांसफर फंक्शन, नोट्स भी इसी तरीके से बनाने आपको। सेकेंड ऑर्डर पे आए हम, फिर सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन कितना है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन कितना है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। This one is the formula for the second order transfer function. फिर हमने इसमें जब स्टेप रिस्पॉन्स दिया, स्टेप रिस्पॉन्स देने के बाद आपके पास
फिर से आपके पास कुछ डिले टाइम आया, राइज टाइम आया, सेटलिंग टाइम आया, इसमें ओवरशूट भी आया और पीक टाइम भी आया, ये दो एक्स्ट्रास में आए। ठीक है, ओवरशूट आया, पीक टाइम आया, तो इनके फॉर्मूलेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाले फॉर्मूले एक बार को छोड़े जा सकते हैं, पर ये फॉर्मूले नहीं छोड़े जा सकते गलती से भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट का तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको लग रहा है बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आप इसको एक बार को छोड़ सकते हैं, लेकिन सेकेंड ऑर्डर को मत छोड़िएगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के सारे फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। डिले टाइम का फॉर्मूला क्या है, राइज टाइम का फॉर्मूला क्या है, सेटलिंग टाइम का। इनके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि सेटलिंग टाइम निकालिए, ओवरशूट निकालिए, पीक टाइम निकालिए, ऐसे फॉर्मूले यहाँ पर पूछे जाते हैं। यही चीज, और फिर आपके पास एक चीज यहाँ पर और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अनडैम्प्ड सिस्टम किसे कहते हैं। अनडैम्प्ड सिस्टम कहते हैं जब जीटा इक्वल टू 0 होता है। फिर होता है अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड कहते हैं जब जीटा की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी होती है। फिर आपके पास आता है क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड कहते हैं जब जीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। और फिर ओवर कब कहते हैं जब 1 से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटी होती है। इसको कहते हैं अंडर अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड। यानी अनडैम्प्ड मतलब डैम्पिंग नहीं की है, ऑसिलेशंस है, डैम्पिंग नहीं की, जीटा इक्वल टू 0। अंडर डैम्प्ड, डैम्पिंग अब प्रोसेस में है। क्रिटिकली डैम्प्ड हो चुका है, जीटा इक्वल टू 1। ओवर डैम्प्ड, डैम्पिंग ज्यादा ही कर दी, जितनी ऑसिलेशंस इतने भी नहीं करनी थी, ज्यादा ही कर दी, ओवर कर दी, तो 1 से वैल्यू बड़ी हो गई है। ठीक है, तभी तो हमारा ग्राफ देखिए 1 के ऊपर आ जाता था। ऐसा ओवर कर दी ना हमने, ज्यादा कर दी, 1 वैल्यू पे पहुंचना था हमें, लेकिन यहाँ पे भी पहुंच गए। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ओवर डैम्ड। अब अनडैम्ड में रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी। इसमें कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्रिटिकल में कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। इसमें कैसे होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। बस आज की पूरी क्लास में ये सब इंपॉर्टेंट बात थी। ये मैंने सिर्फ आपको डीएफसीसीआई के लिए बताया है। अगर आप बार्क की बात करेंगे तो बार्क में मैंने जितना भी बताया है सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, उसमें तो कोई छटना नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ फॉर्मूले बताए, उसकी कोई डेरिवेशन आपको नहीं बताई है। कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये आपको मैंने आपको बताया है। ठीक है, कोई भी डाउट आ जाता है डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू या फिर कमेंट्स के थ्रू। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। फास्ट जा रहा है थोड़ा सा तो भी बता दीजिएगा, तो क्योंकि आई नो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ने कंट्रोल नहीं पढ़ा है, पर मैंने कोशिश करी है कि कम से कम टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बता पाऊं। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है प्लीज डू लेट मी नो, क्योंकि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स आई नो कि आपने कंट्रोल नहीं पढ़ी होती है। तो अगर फास्ट जा रहा है थोड़ा सा, आपको दिक्कत आ रही है, तो जरूर बता दीजिएगा, फिर मैं डिटेल में भी चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, स्टेडी स्टेट एरर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेडी स्टेट एरर से अगर क्वेश्चन बनता है कंट्रोल में, तो स्टेडी स्टेट एरर से डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, और स्टेडी स्टेट एरर इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँ फॉर द डीएफसीसीआई। चलिए अभी यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन। डू लाइक द वीडियो, शेयर एज मच एज यू कैन। जितना शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा। डाउट आते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आए, आपको कुछ और पढ़ना है, डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।